हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपके आने वाले एग्जामिनेशन आरआरबी एएलपी 2025 का जो CBT2 का एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग एएलपी इलेक्ट्रिशियन का प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने वाले और देखने वाले जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें किस तरीके से आपको टॉपिक से आपको आने वाले समय में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एंड साथ ही साथ उसका कंप्लीट एनालिसिस और डिटेल सोल्यूशन हम लोग साथ में देखने वाले हैं। ये एएलपी इलेक्ट्रिशियन का 22 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3 में पेपर कंडक्ट किया था गाइस। ये आपकी CBT2 के होने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आज ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है, अब देखिए सेशन को शुरू करने से पहले ही मैं बताना चाहता हूँ इसके दोनों भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ठीक है, जैसे शिफ्ट 1 का पेपर हुआ, शिफ्ट 2 का पेपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो चैनल पे अवेलेबल है गाइस, या फिर इसका लिंक चाहिए होगा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि सारे पेपर्स का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं सारे PYQs का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एंड अगर आपने हमारे टेस्ट पास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा, जो कि कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आज ही हमारे दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा। एंड अगर आप इस टेस्ट पास को ज्वाइन करना चाहते हो सिर्फ 49 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए, ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पर जाके एक्सेस कर सकते हो www.capitudes.com, या फिर वेब एप्लीकेशन से भी आप इस टेस्ट पास को एक्सेस कर सकते हो। पूरे साल भर के लिए इसकी जो फीस है सिर्फ 49 रुपीज़ हमने रखी है, कुछ ही कम समय के लिए। ठीक है, अभी हम लोग बिना किसी देरी के हमारे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोटेक्ट्स अ मोटर फ्रॉम रिवर्सिंग रॉन्ग वोल्टेज लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक मोटर को गलत वोल्टेज स्तर प्राप्त करने से बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक मोटर को गलत वोल्टेज स्तर प्राप्त करने से बचाना। ठीक है, तो वो काम रहता है फेज सीक्वेंस डिटेक्टर का। ठीक है, अब देखिए बहुत बार क्या होता है, ठीक है, जो फेज सीक्वेंस होता है RYB, अगर हम लोग इस फेज सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF जो है हमारा डेवलप होता है। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड भी हमारी डेवलप होती है। लेकिन इसमें अगर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में जो है हमने बहुत बार कंडीशनल देखा होगा कि हमारा जो मोटर है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। तो फेज सीक्वेंस डिटेक्टर प्रोटेक्ट करता है एक मोटर को रॉन्ग वोल्टेज लेवल को रिसीव करने से। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, डैश आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। डैश परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप होते हैं। आपने देखा होगा सर्कुलर करंट। ठीक है, इस करंट को क्या कहता है, इस करंट को हम लोग कहते हैं एडी करंट। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट आर नथिंग बट एडी करंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट। समझ में आया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ये होते हैं हमारे सर्कुलर करंट। ठीक है, एडी करंट को हम लोग फोकॉल्ट करंट भी कहते हैं, जो लूप्स रहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के इंड्यूस्ड होते हैं कंडक्टर के अंदर ही। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाफ लैप जॉइंट इज डैश। ठीक है, सबसे मजबूत अर्ध लैप जॉइंट कौन सा होता है, तो होता है डवटेल हाफ लैप जॉइंट। ठीक है, डवटेल अर्ध लैप जोड़ जो होता है ये सबसे मजबूत जोड़ होता है इन चारों ऑप्शन में से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन ए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप स्टूडेंट्स ELP की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको जो इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इस साल भी प्रिपेयर करने रहेंगे कि 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक, व्हाट इज द इंक्रीज प्रोटेक्शन रेटिंग ऑफ एन आउटडोर लाइट हाउसिंग। ठीक है, एक बाहरी लाइट आवास की प्रवेश सुरक्षा का रेटिंग का इंक्रीज प्रोटेक्शन हम लोग इसको कहते हैं भाई। IP का मतलब क्या था, इंक्रीज प्रोटेक्शन। ठीक है, ओके, तो इसमें अलग अलग रेटिंग रहती है, IP20, 55, 65, 67। ओके, 67 रेटिंग में क्या होता है, IP67 में पूरा का पूरा डस्ट और डस्ट प्रोटेक्शन भी होता है। ठीक है, एंड 15 सेंटीमीटर तक या फिर 15 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर के डेप्थ तक पानी का भी प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो। ठीक है, तो इंक्रीज प्रोटेक्शन जो है आउटडोर लाइट का ये होता है IP65। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। ये क्या होता है, टोटल डस्ट प्रोटेक्शन करता है और लो प्रेशर वाटर जेट अगर पानी के छींटे भी आते तो वो भी इसको सहन कर लेता है। तो जो आउटडोर लाइट लगाते हैं तो ये इसका IP रेटिंग क्या होना चाहिए, IP65। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक DC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। एक DC जनरेटर किसके सिद्धांत पे काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, थर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि गलत हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन 8 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर DC जनरेटर इज डैश। DC जनरेटर में 8 ध्रुव सिंप्लेक्स लैप कुंडलित आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या है। ठीक है, तो वो कितने रहेंगे, वो 8 ही रहेंगे।
ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं, ठीक है, 8 पोल सिंप्लेक्स लाइक बाउंड्री में, वो हमारे 8 रहेंगे इस केस में, ठीक है, क्लियर है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं वेव वाइंडिंग की, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं बिटवीन द ब्रशेस वो हमारे सिर्फ 2 रहते हैं। ओके, क्लियर है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन फेलियर कैन कॉज, ठीक है, ग्रिड तुल्यकालन विफलता का कारण बन सकती है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, इसमें इसका क्या महत्व होता है, ठीक है, बहुत बार क्या होता है जनरेटर हमारे एक बस बार के साथ कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली उठा लिया और जनरेटर बस बार से कनेक्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका प्रॉपर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन होता है। फेज सीक्वेंस, वोल्टेज एंड उसका फ्रीक्वेंसी, ये सारा मैच करके ही हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। अगर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन फेलियर हुआ तो उस केस में हाई पावर नॉइज क्रिएट हो सकती है, ठीक है, उच्च शक्ति का शोर जो है हमारा, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर अ 1.5 टन एयर कंडीशनर, ठीक है। देखिए एसी का जो रेटिंग है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, टन में हमारा मेजर किया जाता है। ओके, तो अगर हम 1.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा सर्किट ब्रेकर इसके लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तो वो यूज़ होगा हमारे पास में 20 एम्पियर्स का। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। 0.75 टन का है, ठीक है, तो हमारा उसमें स्टैंडर्ड 5 से 6 एम्पियर का करंट रहता है, वो अप टू 16 एम्पियर तक का करंट हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। 1 टन का है, ठीक है, तो 6 से 7 एम्पियर का करंट रहता है उसका, ठीक है, 16 से 20 एम्पियर का हमारा सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टन है तो हमारे पास में 8 से 10 एम्पियर का जो हमारा रेटिंग करंट रहता है एंड 20 से 32 एम्पियर तक का हमारा सर्किट ब्रेकर साइज यूज़ करते हैं। 2 टन है, ठीक है, तो उस केस में 15 से 16 एम्पियर वो करंट लेता रहता है एंड उसके लिए 32 एम्पियर से ऊपर का ही हमें फ्यूज़ चाहिए रहता है, ठीक है। ये रेटिंग्स आपको ध्यान में रखते रहेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायर कनेक्टेड टू बाईपास प्रोटेक्टिव सर्किट इज नोन एज, एक सुरक्षात्मक परिपथ को बाईपास करने के लिए जुड़ी हुई तार को किस रूप में जाना जाता है, उसको कहते हैं जंपर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए जंपर क्या होता है, काफ़ी कबार देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिकल सर्किट में से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल आपके पीसीबी जो रहते हैं इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्शन रहते हैं सॉलिड वायर के, इसको ही कहा जाता है जंपर, ठीक है। डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं। मान लो आपने कोई भी आप इक्विपमेंट लगा दिया, ठीक है, या फिर इसको बाईपास करना है तो क्या आप कर दोगे, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर दोगे इसको, ये इसी को कहा जाता है जंपर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। जंप करना, ठीक है, कूदना जिसको हम लोग कहते हैं, उसी तरीके से ये जो कंडक्टर्स रहते हैं ये कूद के डायरेक्टली इसको बाईपास कर देते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन अ बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गाइस। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। जो हमारे रेक्टिफायर बेस्ड ट्रांसफार्मर है, हमारा रेक्टिफायर बेस्ड हमारा बैटरी चार्जिंग सर्किट जो पुराने यूज होते थे, ठीक है, उसके इसमें गाइस हमारे पास में इस तरीके से ब्रिज सर्किट के डायोड्स लगाए रहते थे, ठीक है, और सेंटर और हमारे पास में ट्रांसफार्मर होता था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट तक का, ठीक है, तो जिसके कारण जो है हम लोग रेक्टिफायर को फॉर्म करके हमारे बैटरी को चार्जिंग को हम लोग फैसिलिटेट कर सकते थे, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट मैंने एक बेसिक एक्सप्लेनेशन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल यूजिंग द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है, विथ 3 फेज इंडक्शन मोटर द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टार्टर आर केप्ट एट, ठीक है, 3 चरण प्रेरण मोटर के स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोध को डैश पर रखा जाता है, ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी मैक्सिमम कंडीशन पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर पे 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब भी शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो रहता है स्टार्टर का वो हमारा इनिशियल पे मैक्सिमम पोजीशन पर रहता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन करके रखिएगा, इस साल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्पीड ऑफ अ टेबल फैन कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, टेबल फैन की स्पीड कैसे कंट्रोल की जा सकती है, हमारा इनपुट वोल्टेज चेंज करके। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे कंट्रोलिंग वेव शेप तो पॉसिबल नहीं रहता, फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग इनपुट वोल्टेज ही चेंज कर सकते हैं, देखा जाए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये कैसा रहता है गाइस, ये पल्सेटिंग डीसी रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है, एक हाफ साइकिल के लिए कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं पल्सेटिंग स्पंदित डीसी आउटपुट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ अर्थिंग सुटेबल फॉर सैंडी एरियाज, ठीक है, रेतीले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का भूयोजन उपयुक्त है, तो हम लोग उस केस में रॉड अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रॉड अर्थिंग यहाँ पे रेतीले क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। ओके, एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक आपका सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है इसी तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सारे पेपर्स में सॉल्यूशन करा दूँ जल्दी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास में, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन जो है जनरेटर का, वो किसके द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा
प्रोटेक्ट हम लोग कर सकते हैं गवर्नर के द्वारा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक जनरेटर को अधिक गति से सुरक्षा द्वारा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? गवर्नर। ओके, गवर्नर ही जो ओवर स्पीड प्रोटेक्शन के लिए उसको सेंस करता है। ठीक है, सडन चेंज जो होता है लोड में जो जनरेटर पे आया तो ठीक है, तो वो जनरेटर का स्पीड जो है वैरी कर सकता है। ठीक है, तो जो गवर्नर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो स्पीड जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है गवर्नर का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are testing an energy meter of 240 volt 50 hertz 5 ampere 750 revolution per kilowatt hour. Its performance with the sum load when the disk rotates with a 100 रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड। देखिए क्या बताया गया, अगर आप कुछ भार के साथ प्रदर्शन के लिए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज का 5 एम्पियर का 750 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर के ऊर्जा मीटर को परीक्षण कर रहे हैं। अगर ये डिस्क 10 मिनट में 100 क्रांतियाँ लगाती है तो ऊर्जा की आपूर्ति क्या होगी, ये बताया गया है। अब देखिएगा इस मीटर कॉन्स्टेंट कितना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। ठीक है, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना किया जा रहा है, 100 रिवॉल्यूशन कितने 10 मिनट में हो रहा है। ठीक है, और ये 10 मिनट में 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा? ठीक है, 100 इंटू हमारे पास 6 होगा। सिंपल है। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल एनर्जी किलोवाट आवर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, किलोवाट आवर ही निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, किलोवाट आवर को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं, मीटर कांस्टेंट। ठीक है, मीटर कांस्टेंट है हमारे पास 750, राइट। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना जा रहा है, 100 इंटू 6। ओके, इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ज़ा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अराउंड 12 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 3 4 ज़ा 5 ज़ा, राइट। तो 4/5 का हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5 किलोवाट आवर। ये हो जाएगा हमारे एनर्जी। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस साल भी आपको पूछा जा सकता है, जरूर मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉमिनल वोल्टेज फॉर अ लीड एसिड सेल। लीड अम्ल सेल के लिए सामान्य वोल्टेज क्या आता है, वो रहता है हमारा 2 वोल्ट का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the series winding is connected in series with the armature and the shunt winding is put in the parallel to the combination, then such combination will form which kind of generator? यदि श्रृंखला कुंडली को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट कुंडली को संयोजन के समांतर में रखा जाता है तो ऐसा संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा? ठीक है, तो वो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बनाएगा गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया, ये देखो ये हो जाएगा हमारा पास में फील्ड, शॉर्ट फील्ड। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये लॉन्ग शंट हमारा जनरेटर बन जाता है। ठीक है, शॉर्ट शंट के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये शॉर्ट शंट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या लॉन्ग शंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर देखो सीरीज वाइंडिंग जो है कनेक्ट की जा रही है इन सीरीज विद आर्मेचर, सीरीज वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट की जा रही है आर्मेचर के। ठीक है, एंड शंट वाइंडिंग जो है पूरे पैरेलल में इसके पैरेलल के कॉम्बिनेशन में जोड़ी जा रही है, तो वो हमारा लॉन्ग शंट जनरेटर क्रिएट हो जाएगा उस केस में। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड हो, चाहे डीसी शंट जनरेटर हो, चाहे वो सीरीज जनरेटर क्यों ना हो, आपके उसके डायग्राम माइंड में फिक्स होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ सिंगल पोल स्विच। ठीक है, सिंगल पोल स्विच की हाइट क्या होनी चाहिए, वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, आइडियल हाइट जो होनी चाहिए सिंगल पोल स्विच की 1.5 मीटर से होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे बताया गया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ हीटिंग यूनिट इन एन इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, हीटिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक केटल के लिए क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युतीय केटली के ताप इकाई के रूप में किया जाता है, तो वो धातु ट्यूब में गुप्त तार कंसील्ड वायर इन अ मेटल ट्यूब, ये इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मुझे बताइएगा हीटिंग एलिमेंट करके कौन सा रहता है, कौन सा मटेरियल का हम लोग हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन में पढ़ाया था, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटीएस वायरिंग सिस्टम, सीटीएस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, सीटीएस वायरिंग सिस्टम में सीटीएस का फुल फॉर्म ही पूछा गया सीधा सीधा, तो वो केबल टायर आच्छादित, केबल टायर शीथेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच दैट। ठीक है, ग्राउंड रेजिस्टेंस इस तरीके से डिजाइन किया जाता है सो दैट हमारा जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है वो हमारा कम हो। भू संपर्कन प्रतिरोध यथासंभव कम होना चाहिए। जितना हमारा ग्राउंड रेजिस्टेंस कम होगा उतना लीकेज करंट हमारा इजीली फ्लो हो जाएगा ग्राउंड की तरफ। ठीक है, इसलिए ग्राउंड रेजिस्टेंस हमेशा हमारा कम रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। थोड़ा सा मैं क्विकली पढ़ा रहा होगा इस, क्योंकि हमें काफ़ी सारे और पेपर्स भी डिटेल में हमें डिस्कस करें, सो दैट आपके कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कमिशनिंग और इंस्टॉलिंग अ वाटर हीटर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस दैन, ठीक है। अगर हम लोग वाटर हीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितने से कम नहीं होना चाहिए, हमारा 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इसके कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स भी आते हैं, तो ये आता है हमारा आई रूल 48 के तहत। ये नोट डाउन करके चलेगा क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन से रूल के तहत आता है, आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 48, ठीक है, 1956 का जो रूल है इसमें 48 रूल के तहत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा मेगा ओम में मेजर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी कितनी होती है डायरेक्ट कपल क्लास बी पावर एम्पलीफायर की, तो वो होती है हमारी 78.5%। ओके, अगर हम क्लास सी की बात करें तो 50% की होती है, क्लास बी की अगर हम बात करते हैं 78.5% होती है। क्लास सी का होता है ग्रेटर देन 90%, एंड अगर हमारा क्लास ए बी की बात करें तो 50 से लेके हमारा 78.5 के बीच में रेंज करता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा बताया कि मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जिसके यहाँ पे इमेज बताई गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल शोन इन द फिगर, आकृति में दिखाए गए टूल का नाम क्या है बताया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा हैंड क्रिम्पिंग प्लायर, हैंड क्रिम्पिंग प्लायर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। कट करके क्रिम्पिंग टूल करके भी इसका हाँ ऐसा यूज़ किया जा सकता है, कटिंग एज वेल एज क्रिम्पिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन डायोड एट अ फॉरवर्ड बायस इज डैश, अग्र अभिनत पर सिलिकॉन डायोड के लिए अवरोध विभव क्या है बताया गया। बैरियर पोटेंशियल की बात की जा रही है तो वो होता है हमारा 0.7, सिलिकॉन की बात की जा रही है इसलिए, ठीक है। और अगर जर्मेनियम आता तो इस केस में 0.3 वोल्ट आता था, दोनों भी ध्यान में रखेगा। जर्मेनियम के लिए था, ये सिलिकॉन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल क्वेश्चन था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट रिडक्शन इन अ इफेक्टिव कोर एरिया ड्यू टू द लैमिनेशन एंड इंसुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली डैश, ठीक है। तो कितना हमारा इफेक्टिव कोर एरिया जो है कम हो जाता है क्योंकि हम लोग लैमिनेशन करते हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके कारण जो है हमारा 10% जो एरिया है घट जाता है। अब मेरी बात समझ में, लैमिनेशन, ठीक है, परतबंदी और अवरोधन के कारण प्रभावी कोर क्षेत्र में शुद्ध न्यूनीकरण लगभग कितना है, ठीक है। तो जो रिडक्शन होता है लैमिनेशन करने के, क्योंकि उसका भी कुछ पर्टिकुलर साइज और स्पेस लगते होंगे उसको, तो उसके कारण पूरा इफेक्टिव एरिया 10% से घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल डीसी शंट कंपाउंड डायनामो फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अल्टरनेटर शाफ्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यावर्तक शाफ्ट के एक छोर पर तय एक छोटा डीसी शंट या यौगिक डायनामो है, ठीक है। तो वो डायनामो क्या करता है, डीसी पावर जनरेट करता है और वो जनरेटर को फीड करता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटर गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको हम लोग कहते हैं उत्तेजक। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डज नॉट इंडिकेट, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या इंडिकेट नहीं करता है बताया गया है, ठीक है। द वोल्टेज इन अ कंडक्टर, चालक में वोल्टेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ये बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। द वोल्टेज ये बताता है क्या, नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो मोटर रहती है कितने रेटिंग के मोटर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ड्यूल स्टार्टर का उपयोग उन मोटरों के लिए किया जाता है जिनकी क्षमता डैश होती है, ठीक है। तो 5 हॉर्स पावर से कम जितने भी हमारे पास में मोटर्स होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है हमारे पास में टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे टाइम से, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट ट्रांसफार्मर यूजेस, करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है। धारा ट्रांसफार्मर में डैश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्पीड कंट्रोल ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर इज नॉट डन बाय, ठीक है। सार्वत्रिक मोटर का गति नियंत्रित निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग फेज एंगल कंट्रोल मेथड से स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, हालांकि फ्लक्स कंट्रोल मेथड से हो सकता है, आर्मेचर कंट्रोल एंड रियोस्टेट कंट्रोल मेथड से यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ प्योर इंडक्टर द वोल्टेज वेवफॉर्म लीड्स द करंट बाय डैश, ठीक है। सिंपल है गाइस, ठीक है। अब देखिए ये होता है हमारे पास वोल्टेज और ये होता है हमारे पास करंट, ठीक है। अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो इस केस में जो करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है, वो हमारा लैग करता है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, ठीक है, ओके। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड करेगा। एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग रूप धारा
ठीक है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके जस्ट अपोजिट होता है कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है गाइस, ठीक है हमारा करंट लीड करता है वोल्टेज को, कि इस तरीके से रोटेट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ अ केबल शुड हैव। ठीक है, तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है केबल का, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। केबल से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूजेस डैश। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, ये सीटी और पीटी क्या करते हैं हमारे पास में, एज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर करके इसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो है हम लोग हाई वोल्टेज को स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इज डैश। ठीक है, जावक्रिय तरंग रूप का रूप गुणांक क्या है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर क्या है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का, वो है हमारे पास में 1.11। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू के जो भी टर्म्स होते हैं उसके स्टैटिक वैल्यूज होते हैं, आपको पढ़ के जाना होगा। जैसे कि हमारे पास में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछी गई, तो फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन एवरेज। ये सारे आपको चीज़ें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ डीसी मोटर बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो ईबी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, पोल, स्पीड या फिर फ्लक्स। ईबी इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर तुमको पता होना चाहिए, 5 फ्लक्सेस, पी मतलब पोल, जेड मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर, एन मतलब स्पीड, 60 कांस्टेंट है, इंटू ए मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, तो आप देखिएगा ये जो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, स्पीड से। ठीक है, समझ में आए मेरी बात। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स भी इसका ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू में डालते गए, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे मैचअप हो रहे हैं। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एनपीआर ट्रांजिस्टर इफ द बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन अगर रिवर्स बायस होता है तो कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो वो होगा हमारा फॉरवर्ड एक्टिव। गाइस ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में कट ऑफ, एक्टिव, रिवर्स एक्टिव और सैचुरेशन से 4 अलग अलग टाइप के मोड्स रहते हैं। उसमें बेस और इमिटर जंक्शन, ठीक है, ट्रांजिस्टर का कुछ इस तरह से मॉडल होता है गाइस। ठीक है, सर्किट डायग्राम या फिर हम लोग सिंबल कहते हैं। ये होता है इसका बेस, ये होता है इसका कलेक्टर और ये होता है हमारा इमिटर। ठीक है, ये एनपीएन होता है, क्योंकि अगर हमारा एरो इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से रहा तो हमारा पीएनपी। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया, अगर हमारा बेस इमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में है और बेस कलेक्टर जंक्शन अगर रिवर्स बायस में, तो उसको हम लोग कहेंगे वो एक फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, फॉरवर्ड एक्टिव। ठीक है, तो बेस इमिटर में फॉरवर्ड होना चाहिए एंड कलेक्टर बेस में रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस बताया गया, बेस कलेक्टर जंक्शन है हमारा रिवर्स बायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय द विच एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। ठीक है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई। अगर एक्टिव पावर की बात की जाए तो यहाँ पे कॉस फाई से मल्टीप्लाई होता है। साइन, अगर रिएक्टिव पावर की बात की जाए, प्रतिक्रियाशील शक्ति की बात की जा रही, तो ये हमारा साइन फाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल इज यूज फॉर। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल किसके लिए होता है गाइस। ठीक है, पावर लाइन को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सेग्रीगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वितरण पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसकी विशेषताओं के अनुसार शक्ति लाइन को अलग अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर इज डैश विद द करंट। ठीक है, देखिए जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रहता है, ध्यान दीजिएगा, प्योर रजिस्टर की बात करें तो वोल्टेज और हमारा करंट, ठीक है, वो हमारा इन फेज रहता है गाइस। ध्यान दीजिएगा, ये अगर हमारा वोल्टेज होता है इस तरीके से, मैं धीरे से ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमारा करंट भी इन फेज ही रहेगा। ये अगर मान लो करंट होता है और ये हमारा वोल्टेज होता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट जो है इन फेज रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। प्योर रजिस्टर की बात की जा रही है, यही जिसमें अगर हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर अगर आ गया तो लैग और लीड का फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी आ जाती है। ठीक है, उसके इसमें लैग और लीड हो सकता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से लीड हो जाता है या फिर लैग कर सकते हैं, डिपेंड कि वो इंडक्टर है या कैपेसिटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कनेक्शन इज जनरली यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन इज डैश। ठीक है, उच्च तनाव संचरण लाइन की शुरुआत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संयोजन का प्रकार क्या है। ठीक है, तो डेल्टा स्टार का इस्तेमाल होता है उसके इसमें। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नोट डाउन करके चलेगा, बहुत बार इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू मेथड ऑफ अ सिंक्रोनाइजिंग एन अल्टरनेटर आर। ठीक है, एक
एक आवर्तित्र को तुल्यकालिक करने की दो विधियां क्या है, ठीक है, मतलब एक अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन से दो मेथड होती है, ठीक है, तो एक लैंप मेथड है और एक सिंक्रोस्कोप मेथड, इसे दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी रिसेंटली भी एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2019 के पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप चाहते हो तो सारे पेपर्स में कवर कर रहे हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। एंड अगर आपने अभी तक के सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास में, द रनिंग मोटर इज कनेक्टेड इन अ डेल्टा टू प्रोवाइड डैश, ठीक है, डेल्टा में रनिंग मोटर डैश प्रदान करने के लिए जुड़ी होती है, ठीक है, तो रनिंग मोटर जो है डेल्टा में कनेक्टेड रहती है टू प्रोवाइड द हाई टॉर्क, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, उच्च बला घूर्णन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हाई टॉर्क। ओके, हाई टॉर्क बेसिकली रनिंग मोटर जो है इसलिए डेल्टा में कनेक्ट की जाती है सो दैट हमें हाई टॉर्क मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबनॉर्मल रबिंग साउंड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ठीक है, प्रेरण मोटर की असामान्य घर्षण ध्वनि को किस तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग जो है उचित और प्रॉपर नियमित हमारा ल्यूब्रिकेशन रहता है, तो उस केस में हमारा एबनॉर्मल रबिंग साउंड जो है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कॉइल इन अ ड्यूअल स्टार्टर, ठीक है, ड्यूअल स्टार्टर में संयोजक कुंडल का क्या काम होता है, तो उस केस में हम लोग होल्ड करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ऑन स्टेट में होल्ड करने के लिए इसको ड्यूअल स्टार्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर कॉइल रहता है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए ड्यूअल स्टार्टर से दो क्वेश्चन इसी सेशन में पेपर में पूछा गया था, तो आपको स्टार्टर्स और उसके मोटर ब्रेकिंग क्या होती है ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द टाइम ऑफ द चार्ज इन कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम एज कम्पेयर टू द कांस्टेंट करंट सिस्टम, ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द टाइम ऑफ चार्ज, ठीक है, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली के आवेश में समय में क्या होता है, ये सब पूछा गया, ठीक है, तो ये हमेशा रिड्यूस हो जाता है हाफ में। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट हैपन्स टू द टाइम चार्ज इन अ कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम एज कम्पेयर टू द कांस्टेंट करंट सिस्टम, तो वो हमारा रिड्यूस हो जाता है हाफ से। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which BIS symbol does represent the मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस, ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचेस का कौन सा इसमें से करेक्ट सिंबल होगा, वो होगा हमारे पास में ऑप्शन ई, ठीक है, चारों स्विचेस के सिंबल बोर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एक मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस की बात की जाए तो ये विद स्विचेस है, ठीक है, अगर विदाउट स्विचेस की बात की जाए तो ये इस तरीके से सिंबल हमारा रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इनपुट ऑफ द एंड गेट आर ए एंड बी देन द आउटपुट इज डैश, ठीक है, एंड के लिए हम लोग ये डॉट सिंबल यूज करते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एंडेड विद बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। एंड गेट का सिंबल आपको इस तरीके से पता होना चाहिए और इसका जो इनपुट अगर हमारा मान लो 0 0 0 1 1 0 1 1 है, ठीक है, तो आउटपुट कब मिलेगा, सिर्फ 1 1 की कंडीशन में आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी तीनों कंडीशन में हमें आउटपुट 0 मिलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल वायर फॉर कॉपर कैरिंग कंडक्टर ऑफ 50 एम्पियर, ठीक है, इनमें से कौन सा एक सूटेबल वायर रहेगा कॉपर के लिए जिसमें एक 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें हम लोग 12 mm² का वायर यूज करेंगे। तो साइज ऑफ अर्थ वायर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, तो अर्थ वायर की भूसंपर्कन तार का आकार किस पर आधारित होता है, तो वो आधारित होता है हमारा मैक्सिमम फॉल्ट करंट, ठीक है, जितना ग्राउंड वायर के थ्रू जा रहा है, और उसी के साथ हमारा जो सॉइल रेजिस्टेंस है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, बोथ ए एंड सी। क्लियर है गाइज। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एनवीआर कॉइल का फुल फॉर्म पूछा गया है। एनवीआर कुंडल का अर्थ क्या होता है, एनवीआर का फुल फॉर्म होता है हमारा नो वोल्ट रिलीज कॉइल, ठीक है, नो वोल्ट रिलीज कॉइल इंपॉर्टेंट है, स्टार्टर में इसका इस्तेमाल होता है। अगेन तीसरा क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टर से, approximate runtime of a battery lamp containing 10 into 0.25 watt LED running on a 6 Ah battery is dash, ठीक है, पूछा गया है कि एक 6 वोल्ट 6 Ah पर चलने वाले 10 गुना 25 वाट के जो एलईडी वाले बैटरी लैम्प का अनुमानित रन टाइम क्या है, ये हमें पूछा गया। अब देखिए एनर्जी मतलब क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, तो एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 वाट आवर, ठीक है, 36 वाट आवर। यहाँ तक क्लियर हो चुका। पावर क्या है हमारा 10 × 0.25 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.5 वाट। एंड यहाँ पे जो हमारा टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी डिवाइड बाय पावर, ठीक है, तो एनर्जी कितना है 36 डिवाइड बाय पावर कितना है 2.5। इसको अब सॉल्व कर लेते तो नियरली कितना है 14.4 आवर, या फिर अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर तक ये चलने वाला है, 14 घंटे तक ही चलेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, जो लाइट का कलर है उसके वेवलेंथ पे एंड उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिरेमिक रिंग्स आर यूज एज अ, सिरेमिक रिंग का किसके लिए यूज किया जाता है? सिरेमिक रिंग का एज अ अवरोधक, इंसुलेटर के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ऑप्शन सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, एज अ इंसुलेटर करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय यूजिंग डैश, ठीक है, पवन ऊर्जा डैश का उपयोग करके प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, तो जो टर्बाइन जनरेटर का इस्तेमाल करके विंड एनर्जी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 11000101 इज अ डैश, ठीक है, तो ये जो नंबर में अगर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इसमें सिर्फ 0 और 1 है, तो 0 और 1 किस में रहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है, जिसका बेस कितना रहता है 2, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है, द्विआधारी संख्या है ये हमारी, ठीक है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बताया गया ये कौन सी सर्किट डायग्राम है? ठीक है, ये होती है गाइस स्टेयरकेस वायरिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक लैंप रहता है, इसमें 2 वे स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप छोटे छोटे की पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो सर्किट ही ध्यान में रख सकते हो एज इट इज पूछा गया तो, नहीं तो आपको गोडाउन वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग और टनल वायरिंग प्लस एज वेल एज स्टेयरकेस वायरिंग पता होना जरूरी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन अ रेलवे लोकोमोटिव ड्यू टू इट्स हाई स्टालिंग टॉर्क, ठीक है, डीसी मोटर इसमें से कौन सी यूज़ होती है हमारे रेलवे लोकोमोटिव में, ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क वर्सेस हमारी स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हाई टॉर्क एट अ लो स्पीड एंड हाई स्पीड एट अ लो टॉर्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 3-phase मोटर द वोल्टेज एंड करंट मेजर्ड आर एस डैश गिवन बिलो, ठीक है, L1 है, L2 और L3 बताया गया। अगर हमारा पावर फैक्टर 1 है तो सीधा सीधा हमें पूछा गया कि इनपुट पावर क्या होगा, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे गैस, ठीक है। पहले का वोल्टेज कितना है? 230 गुना 5 इंटू 1, ये हो गया पहले इसका, ठीक है, 1 किस लिए किया? क्योंकि पावर फैक्टर है। फिर आ जाएगा 230 गुना 4.5, ठीक है, इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा? 230 गुना 5.5 इंटू 1, क्लियर है। तो इसमें टोटल पावर अगर हम लोग जोड़ के बता दें तो 3450 वाट ये हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी, क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज डैश इंस्ट्रूमेंट्स मे बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर अ कैलिब्रेटिंग डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो हमारे जो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा सकता है एज अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर अगर हमें डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होगा तो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टर यूज इन अ वायरिंग शुड बी ऑफ डैश, ठीक है, तो जो हमारे वायरिंग सिस्टम में कंडक्टर यूज होता है वो कौन सा होना चाहिए? वो कॉपर का होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक डिफरेंस इन अ 4-point स्टार्टर व्हेन कंपेयर टू द 3-point स्टार्टर, अगर 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर को कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए इसका डिफरेंस? तो जो होल्डिंग कॉइल रहती है वो निकाली जाती है हमारे शंट फील्ड सर्किट से, ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो आपको बेसिक स्टार्टर से जुड़े 4 से 5 क्वेश्चन अभी आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा, ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है इसका हमारे रेलवेज में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार डेल्टा स्टार्टर एज द एडवांटेज ऑफ डैश, ठीक है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारे पास में लो स्टार्टिंग करंट का एक एडवांटेज होता है, क्योंकि जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है स्टार और डेल्टा सर्किट की, ठीक है, उसी के कारण जो है हम लोग काफ़ी एक बेस्ट वे में लो स्टार्टिंग करंट के साथ इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द डैश एक्टिव कंपोनेंट द एक्टिव कंपोनेंट इज यूजेज डैश, ठीक है, तो एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में एक्टिव कंपोनेंट कौन सा रहता है? तो उस केस में ट्रांजिस्टर एज अ एक्टिव कंपोनेंट रहता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रीडिंग द वायर साइजेस विच नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कंडक्टर इन द वायर, ठीक है, तो अगर हम लोग वायर साइज को रीड कर रहे हो तो हमारा जो सेकंड नंबर का जो नंबर है, ठीक है, वो हमारा कितने नंबर ऑफ कंडक्टर से उस वायर में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो लाइक 14-2G, ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 2 इंसुलेटेड वायर है प्लस एक ग्राउंड वायर है, ठीक है, 2 इंसुलेटेड वायर है प्लस एक ग्राउंड वायर है, ठीक है, और इसमें कितने गेज का है? 14 गेज का। इस तरीके से आपको ये रीडिंग करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प इमिट्स, ठीक है, तो हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प कौन सा कलर का लाइट इमिट करता है? तो वो ब्लूइश वाइट कलर का सफ़ेद नीले रंग का प्रकाश को इमिट करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस साल भी आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे गाइस, ज़रूर मार्कअप करके रखिएगा।
क्वेश्चन इज व्हेन द स्टॉप बटन इज प्रेस्ड ऑन द मोटर कंट्रोलर, जब मोटर नियंत्रक पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो क्या होता है, तब जो कॉन्टैक्टर कॉइल है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा जो है जो होल्ड ऑन किया जाता है कॉइल को, ठीक है, जो कॉन्टैक्टर को वो रिलीज हो जाता है, हमारा मोटर को स्टॉप करने के लिए मदद करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ वायर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो अर्थ वायर किससे बना जाता है, गैल्वेनाइज स्टील से बनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कॉपर मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई और EMF इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल पर कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू इट इज मेजर्ड इन डैश। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस में मेजर किया जाता है गाइस, वोल्ट्स में नापा जाता है। बाकी के पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। EMF जो है वोल्ट में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड इन हाई रेटिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो कौन से टाइप का स्टार्टर जो है हाई रेटिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होता है। ठीक है, तो वो हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग में हम लोग रोटर रेजिस्टेंस के माध्यम से स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो उसमें फैराडेज लॉ यूज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लॉस के ऊपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनते गए, 2 क्वेश्चन इस साल भी पूछे जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द 2 अल्टरनेटर रनिंग इन अ पैरेलल, नाउ इफ द एक्साइटेशन ऑफ द 1 अल्टरनेटर इज चेंज देन डैश। समांतर में चल रहे 2 प्रत्यावर्तकों पर विचार करें, अगर एक प्रत्यावर्तक की उत्तेजना बदल दी जाती है तो क्या होगा, उस केस में पावर फैक्टर चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि अगर जो एक्साइटेशन चेंज होता है उसका सीधा सीधा असर होता है हमारे पावर फैक्टर पे। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था गाइस। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट 75 क्वेश्चन जो प्रीवियसली शिफ्ट 3 में पूछे गए थे 22 जनवरी को। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जितने भी बच्चे अगर आपकी जेई की तैयारी करें तो आपके लिए हमारे पास डेडिकेटेड कोर्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस RRB JEE कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप इसको एनरोल करके सारे सेशन क्विक वे में कंप्लीट कर सकते हो गाइस। ठीक है, CBT 2 के लिए डिज़ाइन किया गया ये कोर्स है हमारा। ओके, आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड अगर आपको रिसेंट सेशन देखने होगी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट सेशन चाहिए होगा प्रीवियस ईयर का, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।